हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी की जो क्लास है वो शुरू करेंगे। मैंने लगभग 2-3 पेपर आपको करवा दिए हैं मॉक टेस्ट के रूप में। हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं को कर रहे हैं। और जो आज रहेगा टीजीटी का 2022 का पेपर रहेगा, इसको हम जो कि 30 क्वेश्चन है उनको करेंगे कवर, साथ के साथ अन्य फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा आज गला खराब है भाई, मैनेज कर लेना। अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो आवश्यकता, जो नीड हायरार्की थ्योरी है, वो किसने दी? वो दी थी मैस्लो ने। किसने दी थी? मैस्लो ने। आपको ध्यान रखना है, मैस्लो ने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने। इसने जो 5 लेवल बताए थे, सबसे पहले उसने बताया था कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, भूख प्यास, वो आएंगी। दूसरे नंबर पर जो हमारी सेफ्टी होती है वो आएगी। तीसरे नंबर पर हमारी सोशल नीड आएंगी। चौथे नंबर पर जो हमारी सोशल नीड सबसे ऊपर आएगी, हमारी जो एक्चुअलाइजेशन, जो आत्म सिद्धि से संबंधित जो नीड है। तो ये आपको इन्होंने 5 जो आवश्यकताएं बताई थी, आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैस्लो ने दिया था। हल ने भी मोटिवेशन की ही थ्योरी दी है, उन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है, आपने याद रखना है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है, जिसमें सबसे पहले उसने 3 या 4 दिए हैं। सबसे पहले ड्राइव बताया है उसने 3 या 4 इसके जो है बताए हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के। सबसे पहले उत्तेजन, मतलब किसी को मोटिवेटेड करने के लिए हम कुछ ड्राइव देते हैं, फिर वो क्या होता है, फिर वो प्रोत्साहित होता है, फिर उसको मोटिवेशन मिलता है, फिर वो इनिशिएटिव, फिर उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन के बाद सबसे लास्ट में 4 स्टेप इसके हैं, ये आपको एक बार देख लेना ध्यान से। मैस्लो ने 5 दिए हैं और थॉमसन बुद्धि से रिलेटेड आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधि में है? ये जो पर्सनैलिटी का आपको अच्छे से कवर करना है, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव में हमारी जो प्रोजेक्टिव हैं अप्रक्षेपी विधि हैं, उसमें हमारी वस्तुनिष्ठ आदि है, वस्तुनिष्ठ विधियां आती हैं। और जो आत्मनिष्ठ विधि होती हैं, जो सब्जेक्टिव मेथड होते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं अप्रक्षेपी विधि में। और प्रक्षेपी में कौन से आते हैं? प्रक्षेपी में आते हैं जो फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक जो विधियाँ दी हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जो ये सब आते हैं उसमें। और इसमें जो प्रक्षेपी विधि में जैसे कि हमारा TAT आ गया, SCT आ गया, जिसको थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, इसको CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये सब किस में आएंगे? ये प्रक्षेपी विधि में आएगा। आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सा नहीं आएगा? वर्ड एसोसिएशन प्रक्षेपी में आएगा, सेंटेंस कम्प्लेक्शन भी प्रक्षेपी में, वर्णन गति ये भी इसमें आएगा। लेकिन समाजमिति, ये सोशियोमेट्रिक किस में आएगा? ये आएगा हमारी वस्तुनिष्ठ विधि में, ये आत्मनिष्ठ विधि में आएगा। आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान, इसको अच्छे से आपको 1-2 बार पढ़ना है इसको, और फिर आपको ताकि छांटने में आसानी रहे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। 2 विधियां, वस्तुनिष्ठ और जो आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव मेथड, वो अप्रक्षेपी विधि में आती है और प्रक्षेपी में आती है हमारी जो ये टेस्ट होते हैं हमारे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? बाह्य अभिप्रेरक नहीं है तो जिससे व्यक्ति बाह्य रूप से ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा, इसमें तो ट्रॉफी के लिए कर रहा है, तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल हो गई। वेतन के लिए भी एक्सटर्नल हो गई। आत्मसंतुष्टि के हेतु समाज सेवा करना, ये हमारी इंटरनल हो गई। वो आत्म संतुष्टि, खुद की संतुष्टि के लिए समाज की सेवा कर रहा है, ये इंटरनल है। बाकी एक खरीदने पर एक मुक्त होना, ये भी एक्सटर्नल हो गई। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। अब ये आ गया, मैंने अभी बताया था TAT, ये कौन सी प्रोजेक्टिव मेथड रहेगा? किसका? पर्सनैलिटी का रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, व्यक्तित्व मापन की ये प्रोजेक्टिव मेथड है। आपको ये मेथड्स की जो टेबल है मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी। अभी मैं शॉर्ट्स थोड़े बना नहीं पा रही क्योंकि टाइम नहीं है, मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ के साथ। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? यह असंतुलन उत्पन्न करता है। तो समायोजन कभी भी असंतुलन उत्पन्न, समायोजन से व्यक्ति संतुलित होता है, तो सबसे पहला ही कथन गलत हो गया। यह परिस्थिति की मांगों को अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखता है। लास्ट, समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। तो समायोजन नहीं होगा तो व्यक्ति में क्या होगा? तनाव बिल्कुल होगा भी। कोई काम टाइम से नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति में गुस्सा आता है, भी आज तो पूरा काम बिखर गया। हम कोई भी काम अगर समय पर नहीं होता, उस दिन हमारी क्या जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, उसमें फिर तनाव होता है। तो समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव चिंता से घिर जाता है। तो इसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो पियाजे ने 4 दिए हैं। सबसे पहले आपको याद रखना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये आपको ध्यान रखना है। 0 से 2,
2 से 7, 7 से 11 और 11 से अबो, ये इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो सेंसरी मोटर सवेदी, तो इसमें जो पलटावली की क्षमता क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना, बच्चे को 2 गिलास दे दिए, एक लंबा एक छोटा। उसमें अगर लंबे गिलास में पानी भर रहे हैं हम, वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन छोटे गिलास में भी उतना ही पानी भरा वो कम दिखेगा, ताकि बच्चे को समझ आए। क्यों वही पानी हम लंबे गिलास में पलट रहे हैं, तो उससे बच्चे को कंसेप्ट समझ में आएगा कि पानी उतना ही है, लेकिन गिलास क्या है, संक्रांति से कौन से आएगी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास ने 8 अवस्थाएं बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है 8। सबसे पहली ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, दूसरी ऑटोमनी वर्सेज सेम एंड डाउट, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें कौन सी सही नहीं है, पहल बनाम अपराध, तीसरी अवस्था ये बिल्कुल सही है। इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, तीसरी स्टेज में आता है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, ये आपको हमेशा इंग्लिश में याद रखने नाम, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम होता है हर उसका। तो अगर आपको किसी भी सिद्धांत के जो स्टेजेज हैं वो याद रखने, तो आपको हमेशा इंग्लिश में याद करिए, तो क्योंकि हिंदी में इतने नाम हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इंग्लिश में याद रखना, ये एक बेटर रहता है हमारे लिए। इंग्लिश में कभी भी चेंज नहीं होता नाम। तो आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, ये हमारा स्टेज 5 ही रहेगा। लेकिन ऑटोमनी वर्सेज सेम एंड डाउट, अभी मैंने बताया सेकंड स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज होती है हमारी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। तो बच्चे के मतलब अगर बच्चे से प्यार करेंगे तो वो विश्वास करना सीखता है पहली स्टेज में, और अगर बच्चे से हम प्यार नहीं करेंगे तो क्या वो उसमें अविश्वास की भावना पैदा होती है। तो ये पहले वाले स्टेज ये गलत हो जाएगा हमारा, ये सेकंड स्टेज में आएगा। ये भी ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, तो ये 4th स्टेज रहेगी। इसके आपकी 8 की 8 स्टेज आपको एक बार देख लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो स्किनर ने कुछ जो शब्द हैं वो भी दिए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन आपको याद रखने, जैसे रीफोर्समेंट है, ये भी स्किनर ने दिया है। सौत्य आपूर्ति, ये भी स्किनर की है। विभेदन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी स्किनर ने दिया, लेकिन ये बहिर्गमन ये पॉब्लो से संबंधित है, स्किनर से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। रिस्फोर्समेंट का मतलब है कि अगर व्यक्ति कोई भी कार्य सीख रहा है, अगर उसको सकारात्मक पुनर्बल मिल रहा है तो उसका कार्य करने में उसको सफलता मिल रही है, तो वो और ज़्यादा कार्य अच्छे से करता है। उसको रिफोर्समेंट पर ज़्यादा वोट दिया है स्किनर ने, आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिमिनेशन उद्दीपकों में विभेदन करना, अगर बच्चे को हम इसमें क्या होता है, बच्चे भेद करना सीख जाते हैं। अगर जैसे कोई भी व्यक्ति काला कोट पहनकर आता है, डॉक्टर हमें पता है डॉक्टर क्या है, सफ़ेद कोट पहनता है, लेकिन अगले दिन कोई डॉक्टर बच्चे को सुई लगाने आता है काला कोट पहनकर, तो उसमें विभेद कर लेता है। तो ये विभेदन इसमें आता है। स्किनर की एक टर्म दी हुई है उसमें, जिसमें बच्चा क्या करना सीख जाता है, विभेद करना सीख जाता है कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, तो उसमें अलग अलग इसकी भी 4 टांगें होती हैं, इसकी भी 4 टांगें होती है, लेकिन इसका कलर अलग है, ये छोटी होती है, बड़ी होती है, इसमें बच्चा विभेद करना सीख जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिव्यक्ति के संदर्भ में सही नहीं है। तो अभिव्यक्ति के संबंध में कौन सा सही नहीं, अभिव्यक्ति में विप्रेरणा प्रभावात्मक विशेषता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक, बिल्कुल भी एटीट्यूड किसी का एकदम से चेंज हो सकता है कि अभी वो सही है और 2 मिनट के बाद वो बिल्कुल क्या नेगेटिव माइंड हो सकता है किसी का भी। अभिव्यक्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। एटीट्यूड है वे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है अभिव्यक्ति, लेकिन अभिव्यक्ति जन्मजात या वर्जित दोनों होती है, कभी भी अभिव्यक्ति जन्मजात नहीं होती। हमारा जो अभिव्यक्ति या जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है वो क्या होता है, टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है, तो ये जन्मजात कहना ये ठीक नहीं रहेगा, तो इसका राइट आंसर 4 जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। तो बच्चों के विकास के बारे में कौन सा विकास, मात्र अनुवांशिकता, यहाँ पे जब भी मात्र लिखा है या क्या है ओनली लिखा है तो वो नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही हमें इसको काट देना। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। डेवलपमेंट फॉलो ए रैंडम पैटर्न, एक रैंडम पैटर्न फॉलो करता है। आगे देखिए, रैंडम पैटर्न ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। विकास कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा भी है। विकास क्या है, स्पेरिकल भी होता है। तो डेवलपमेंट इज ए कम्युलेटिव प्रोसेस, संचयी प्रक्रिया, बिल्कुल ये बात सही है। विकास के कम्युलेटिव प्रोसेस है। डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, तो ये अंतर संबंधित होते हैं, नहीं आएगा यहाँ पे। तो जो आपस में जो हमारे सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, ये आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, नॉट इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण का
सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, अशाब्दिक परीक्षण का या शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण का। सबसे पहली तो बात ये क्या है, ये नॉन वर्बल टेस्ट है। कैटल का कौन सा है, नॉन वर्बल टेस्ट है, लेकिन क्या है ये सामूहिक है, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। तो इसमें ग्रुप नॉन वर्बल कहीं पर भी नहीं है। सामूहिक शाब्दिक हो गया, वर्बल दे रखा है, व्यक्तिक शाब्दिक हो गया, तो यहाँ पे अशाब्दिक के साथ ही जाएंगी। अगर इसके साथ क्या लिखा होता है, ग्रुप भी लिखा होता तो बेस्ट होता, तो लेकिन अब नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। क्रिएटिविटी की ये बहुत बार आती है, मौलिकता ओरिजिनलिटी होती है, क्रिएटिविटी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, फ्लुएंसी भी होता है। बच्चा जो क्रिएटिव होता है तो रिजिड नहीं होता, रिजिड नहीं होगी, इसकी राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। शिक्षक का शिक्षण कौशल करता है, वो कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल प्रभावित करेगा। शिक्षण का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। अगर मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। शिक्षक का विषय ज्ञान भी बिल्कुल मैटर करता है। अगर शिक्षक को अपने सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं है तो बच्चे को क्या सिखाएगा। तो शिक्षक का शारीरिक रूप बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है कि टीचर कैसा दिख रहा है, काला है, गोरा है, ये प्रभावित नहीं करता। ये ऊपर की तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। तो वृद्धि हमें पता है स्ट्रक्चरल होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो संरचनात्मक भी होता है और परिणामात्मक भी होता है, हमें पता है। तो इसमें जो बुद्धि का जब भी कोई भी ऑप्शन आए तो संरचनात्मक के साथ जाना। खाली बुद्धि के बारे में, वृद्धि के बारे में पूछा, बुद्धि नहीं भाई, वृद्धि के बारे में पूछा हो तो संरचनात्मक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो त्वरण कई बार पूछा गया है। एक्सीलरेशन ये किसको देते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों को देते हैं। धीमे अधिगम करता हुए होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, जो धीमे गति से सीखते हैं। अधिगम असमर्थ बच्चे वो होते हैं जिनको लिखने में, पढ़ने में कठिनाई होती है। मंदबुद्धि बच्चे वे होते हैं जिनकी बुद्धि नॉर्मल IQ से कम होती है। नेक्स्ट है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना। यहाँ पे पूछा कि कोई बच्चे ने कोई भी अगर हमने सवाल दे दिया वो उसने सही किया तो उसके बाद उसको पुनर्बलन देना। तो किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। निश्चित, तो ये निश्चित बिल्कुल नहीं है भाई। एक बार सही किया उसने, 2 बार तो निश्चित अंतराल नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमने सही कार्य किया तभी भी पुनर्बलन दिया। बाकी उसने 2 बार गलत किया तो तब पुनर्बलन नहीं देंगे। तो ये कोई निश्चित अंतराल नहीं है। परिवर्तनशील अंतराल भी नहीं है, निश्चित अनुपात भी नहीं है, तो इसमें सतत के साथ ही जाएंगे। इसमें बेस्ट क्या रहेगा, सतत रहेगा। तो ऑप्शन जो ऑफिशियल आंसर के उसमें भी सतत ही दिया, वही आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विकास जो अनुध्रीय अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता क्या कहलाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको रट लेना है। एक तो सिर से पैर की दिशा में विकास होता है, उसको क्या बोलते हैं। एक केंद्र से परिधि की तरफ होता है। तो सिर से पैर, सिर से आपको अगर सिर शुरू में दिया तो आपको किसके साथ जोड़ना है, सिफेलिक कोडल के साथ जोड़ना है, और हमेशा इंग्लिश में याद रखना है ये सिफेलिक कोडल के साथ। और अगर केंद्र से परिधि की तरफ हो, केंद्र से परिधि की तरफ हो तो प्रोक्सिमोडिस्टल के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु सम्य तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। ये हमने जो पिछला जो पेपर किया था PGT का, उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था उसमें सम्य गुण था, लेकिन यहाँ पर सम्य तत्वों को अधिक महत्व दिया तो एक गति परीक्षण रहेगा। लेकिन अगर सम्य गुण है तो कौन सा परीक्षण रहेगा, वो शक्ति परीक्षण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, गति परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। तो अब कौन सा पूछ लिया भाई, सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, ये पूछा है। 3 व्यक्तिनिष्ठ हैं और 1 व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। तो साक्षात्कार मैंने बताया। प्रक्षेपी, 2 प्रकार की विधियां होती हैं, अप्रक्षेपी जिसको हम, और दूसरी होती है प्रक्षेपी। अप्रक्षेपी में 2 प्रकार की विधि आती है, आपको एक तो ध्यान रखना है, वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधियां और आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं जिसमें खुद के बारे में कोई भी व्यक्ति लिखता है, जैसे जीवनी हो गई, केस स्टडी हो गई, आत्मकथा होगी, ये सब किस में आएंगी, व्यक्तिनिष्ठ और या फिर आत्मनिष्ठ विधि में आएंगी। और वस्तुनिष्ठ में जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका क्या लिया जाता है, व्यक्ति के बारे में जाना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है पूछा गया। साक्षात्कार वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ है बिल्कुल, अवलोकन भी, आत्मकथा भी, लेकिन शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएशन कौन सी रहेगी, प्रोजेक्टिव मेथड रहेगा। नेक्स्ट है, मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न, समायोजन में उच्च स्तरीय है, यह उदाहरण किसका है। मीनल बुद्धि में औसत है, सृजनात्मकता में निम्न है, समायोजन में उच्च स्तरीय है। तो यह उदाहरण किसका है, अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का, अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का या अवलोकनीय भिन्नताओं का, अपेक्षित विभिन्नताओं का। तो ये खुद के बारे में है उसकी चीज़ें, तो ये किस में आएगी, ये आएगी अंतःवैयक्तिक विभिन्नताओं का। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अंतःवैयक्तिक विभिन्नताओं का। अंतर्वैयक्तिक नहीं आएगा इसमें,
अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताओं का होगा, वो खुद के बारे में चीज़ें हैं, वो क्रिएटिविटी में उसका जो बढ़िया, लेकिन बुद्धि उसकी हो सकता, तो ये अंतर्वैयक्तिक में आ जाएगी। नेक्स्ट है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है। तो ब्रूनर ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है। समावेशी पाठ्यक्रम, विशिष्ट पाठ्यक्रम, सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल पाठ्यक्रम या एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम। तो ब्रूनर ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम का अनुगमन का सुझाव दिया है। इंक्लूसिव, विशिष्ट। ब्रूनर ने कौन सा वो दिया है, ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ब्रूनर समावेशी पाठ्यक्रम है, उसमें तुम्हें पता है जो हमारे इंक्लूसिव करिकुलम है उसमें सबको मिलाकर हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी पाठ्यक्रम को, सभी विषयों को समावेशी पाठ्यक्रम में सबको साथ लेकर चला जाता है। विशिष्ट पाठ्यक्रम होता है हमारा किसी विशेष पेशे से संबंधित, जैसे डॉक्टरी का जो कोर्स होता है, डॉक्टर से संबंधित अलग अलग विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम विशिष्ट पाठ्यक्रम में आता है। स्पिरल पाठ्यक्रम ब्रूनर ने दिया है, स्पिरल पाठ्यक्रम जो ब्रूनर है वो स्पिरल पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। और स्पिरल पाठ्यक्रम क्या होता है, ये किसी भी विषय को पहले ही जो हमारे जो कठिन अवधारणाएं हैं वो पढ़ाई जाती हैं इस पाठ्यक्रम में। जो जटिल तथ्य होते हैं, ब्रूनर कहता है कि जो जटिल तथ्य है वो शुरू में ही हमें पढ़ा देने चाहिए बच्चे को, और फिर साथ के साथ वो उनको साथ के साथ उसकी गहराई को समझाते जाना में बच्चे को। अब जटिल जो चीज़ें हैं वो शुरू में ही बच्चे को पढ़ाएंगे तो बाद में वो उनको धीरे धीरे करके उसकी गहराई तक पहुंच जाता है बच्चा। इसका कहना ये है किसका, जॉन ब्रूनर का। और इन्होंने 1960 के दशक में ये जो पाठ्यक्रम है इसका जो ये थ्योरी दी थी, थ्योरी नहीं जो पाठ्यक्रम है वो विकसित किया था, और उन्होंने इसका समर्थन किया था कि बच्चे को शुरू में ही स्पिरल करिकुलम देना चाहिए पढ़ने में। एकीकृत में हम सब विषयों को एकीकृत करके पढ़ते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में दर्शन शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, बच्चे के बारे में बाल विकास भी पढ़ रहे हैं सीडीपी में। ये सब क्या मिलजुल के एक ही विषय में बहुत से विषयों की अवधारणाओं को पढ़ना, वो होता है एकीकृत पाठ्यक्रम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जॉन ब्रूनर ने कौन सा पाठ्यक्रम दिया, स्पिरल पाठ्यक्रम दिया। नेक्स्ट है विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने विकसित किया था, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक दिया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और बोर्न ब्रेनर ने जो हमारा आगे आएगा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से उससे संबंधित दिया है, पारिस्थिति से संबंधित जो वो सिद्धांत है वो दिया है। वह मनोरचना क्या कहलाती है, जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। स्वयं के अहम को अगर वह किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का कोशिश करता है तो वो क्या कहलाता है, वो तादमीकरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन हिंदी में थोड़ी मुश्किल है, तादात्मीकरण कहते हैं इसको। आई होप आपको क्लियर होगा। प्रक्षेपण क्या होता है, आरोपण करना, किसी भी अपनी खुद की बात को किसी और पर आरोपित करना, वो क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। जैसे परीक्षा में फेल होने पर क्या करना, जैसे कि मेरे भाई की शादी थी इसलिए मैं फेल हो गई, खुद पढ़ाई नहीं की लेकिन आरोप किस पे लगा दिया, शादी पे लगा दिया कि इस वजह से मैं फेल हो गई, तो वो होता है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। तो बुद्धि का जो संरचनात्मक मॉडल है वो किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। आपको याद रखना है, एक कारक बीने ने, द्विकारक स्पीरमैन ने, त्रिकारक भी स्पीरमैन ने, और द्विकारक में उसने जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर दिए थे, लेकिन उसमें फिर उसने एक फैक्टर और जोड़ दिया। त्रिकारक में बहुकारक दिया है थोर्नडाइक ने, और कौन सा घटक, त्रितंत्र सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने, और त्रिघटकीय सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने, और हमारा जो त्रिआयामी सिद्धांत या फिर त्रिघटकीय सिद्धांत बोलें इसको, गिलफोर्ड ने दिया है। और एक सिद्धांत और बच गया जो त्रि से संबंधित है, एक बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ये सिद्धांत आपको याद रखनी है। तो इसमें कौन सा बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। तो ये कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन ये तीनों आते हैं इसमें, लेकिन ये संज्ञान नहीं आता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत आ गया। त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत, और गिलफोर्ड ने दिया अभी जो ऊपर आया था हमारा त्रिघटकीय बुद्धि संरचना का मॉडल। ब्रेनर ने जैव पारिस्थितिकी मॉडल दिया है, मॉडल सिद्धांत, जैव पारिस्थितिकी यह मॉडल जो सिद्धांत है वो दिया है
में परिवार और विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है? तो परिवार और विद्यालय किस में आते हैं? मैक्रो सिस्टम में, माइक्रो सिस्टम में या एक्सो सिस्टम में? तो ये आते हैं हमारे माइक्रो सिस्टम में, ये आपको याद रखना है। माइक्रो सिस्टम का पार्ट होते हैं परिवार और विद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल सही है। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? पियाजे ने दी। बंडूरा ने साइको लर्निंग सोशल लर्निंग थ्योरी बिल्कुल सही है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी, ये बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की ने नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया, इसने दिया था सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। लेकिन ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था, पियाजे ने भी दिया था और एबिंगहॉर्न ने भी दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? समायोजित व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, स्वयं या दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, व्यवहार में अनम्यता। तो यहाँ पे संतुलित व्यक्ति होगा तो अपनी क्षमता और सीमाओं के बारे में बिल्कुल जागरूक होगा, वो स्वयं में दूसरों का सम्मान भी करेगा, उसकी आकांक्षाएं बैलेंस होंगी, ज़्यादा वो ये नहीं सोचेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो अपने में संतुष्ट रहेगा उसके पास जो है उसमें। लेकिन व्यवहार में अनम्यता, ये अगर आपको हिंदी में वर्ड समझ नहीं आया तो इंग्लिश में देखना, रिजिडिटी नहीं रहेगी। तो ये इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, रिजिड नहीं होगा वो। नेक्स्ट है 29, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी थी? ये भी डेफिनेशन का क्वेश्चन है, एक दो डेफिनेशन पूछ ली जाती है एज इट इज, तो ये दी थी हेडफील्ड ने, आप वैसे ही याद रख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो गेस्टाल्टवाद की थ्योरी किसने दी थी? कोहलर, कोफा और वर्दीमर, ये तीनों गेस्टाल्टवादी हैं। लेकिन क्रेसमर्स ने पर्सनैलिटी के जो टाइप दिए हुए हैं, तो ये पर्सनैलिटी से संबंधित रहेंगे, ये तीनों किससे रहेंगे? गेस्टाल्टवादी रहेंगे। तो ये आपको याद रखना, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।